जिंदगी की ना टूटे लड़ी, थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले, घड़ी दो घड़ी, वो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो। नंबर 6 है आपका कि संख्या 312 और 12 का एलसीएम क्या होगा। और इसके अथवा का जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि संख्याएं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की पावर n वाला है उसके जैसा ही, लेकिन ये आपका उदाहरण का प्रश्न है, ठीक है ना। तो 312 और 12 का एलसीएम क्या होगा, जो सिंपली हम हल करते हैं इसी तरीके से आपको हल करना है। 312 और एक तरफ हमने लिख दिया 12, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि से आप हल कर सकते हैं। 2 से भाग लगाया, 2 एकम 2, एक बच गया आपका 2 पंच 10 और 2 छम की 12। इस तरीके से हमें भाग लगाना है, ठीक। फिर 2 सते 14, एक बच गया 2 अठे 16, 2 से भाग लगा दिया, 2 तिया 6, एक बच गया 2 नवे की 18, 3 से 3 एकम 3 और यहाँ 3 तिया 9, फिर 13 से 13 एकम करेक्ट। बस इसी तरीके से हमने यहाँ से 2 से लगाया, 2 छम की 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब सबसे पहले आपको करना है क्या, हर बार 312 को ऐसा लिखा हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ऐसा हमने पंगत के रूप में लिख दिया। एक पहली पंगत हो चुकी 2 गुणा 2 गुणा 2 3 और 13, करेक्ट। ऐसे हमने 12 को लिख दिया, 12 को लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3, करेक्ट। अब हमें एलसीएम निकालना है, हम इसको एचसीएफ भी कर लेंगे, एलसीएम भी। भले आपको क्वेश्चन एलसीएम का पूछा, देखो संख्या चेंज है जबकि आपने ऐसा प्रश्न नहीं किया है, तो कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। 2 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर और 2 नंबर में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये देखना है आपको कि एलसीएम का मतलब मैंने बताया कि कोई सी भी संख्या, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि कोई भी डबल नहीं होना चाहिए। बताया था प्रसाद वाला रूल्स लगता है, जो मंदिर में प्रसाद बैठती है, अभी गणपति जी का समय चल रही है, आपको याद है, कोई भी प्रसाद में क्या नहीं, डबल नहीं मिलना चाहिए। और दूसरा उद्देश्य क्या बताया जाता है कि जितने भी धर्म प्रेमी जनता आई है वो कोई भी छूटना नहीं चाहिए। 2 उद्देश्य होना चाहिए कि कोई भी या तो प्रसाद के लिए छूटना नहीं चाहिए और किसी को डबल मिलना नहीं चाहिए। पता चले कि जिसको दामा दिया प्रसाद बांटने का वो अपने अपने वाले को दे दिया, डबल टिबल दे दिया और बाकी छूट जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। अब क्या हुआ कि ये देखना है कि दोनों पंगत, ये एक लाइन लगा ली, 2 लाइन लगा ली, दोनों में कॉमन वाले को अलग निकाल ले, ठीक है। अब ये मत बोलना ये 2 राहुल राहुल नाम के 2 भी हो सकते हैं, रवि रवि नाम के 2 हो सकते, ये 2 हमने बाहर निकाले, बोलो बात क्लियर। और 1 3 ये भी मिल रहा है, बात क्लियर हो गई। अब ये प्रसाद एक जगह ले गए, या तो इधर प्रसाद बांटने का टाइम है, चलो जिसको देती जाए उसको निशान लगा दो, ये इसको प्रसाद दे दिया, फिर इसको प्रसाद दे दो कि मिल गई, इसको इस 2 को दे दिया अपन, मतलब इस 2 को दे दे क्योंकि ये दोनों एक ही, आपने पहचान लिया, कह रहे चले इधर इस लाइन में, करेक्ट। फिर इस 2 को, जो छोटे छोटे को प्रसाद पहले देते हैं, तो ये 2 का काम क्या हो चुका, खत्म। अब किसकी बारी आ गई, 3 की, तो भैया 3 को प्रसाद दे दो। अब कौन छोटे छोटे देने लगे 2 को, तो इसको मना कर दे, भैया तूने यहाँ ले ली थी, इस 2 को नहीं दिया, तूने यहाँ ले लिया था, इस 3 को नहीं दिया, ले लिया। अब सबको प्रसाद दे, कौन बच गया, 13, वह प्रसाद दे दिया सभी को। ये नियम है इसका एलसीएम निकालने का, करेक्ट। फिर वही गुणा, अब यदि हम देखो सेम संख्या तो आगे 2 2 यही तो आया पूरा का पूरा, और यदि हम इसका गुणा करें तो ये आएगा 13 तिया 39, 39 दूनी 78, 78 दूनी 156 और 156 दूनी 312, सेम आएगा। तो एलसीएम जो आंसर आया आपका वो 312 है। कितना है, आप ऐसे गुणा कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ते 24 और 24 गुणित 13, आप गुणा करेंगे तो 312 आ जाएगा। मान लीजिए इस प्रश्न में आपको एलसीएम बोला है, आपसे ये भी बोल सकता था कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो देन क्या करते हैं, एचसीएफ में वही आता है जो दोनों जगह हो, और दोनों जगह भाई साहब कौन कौन है, 2 2 और 3, इन सबको बाहर कर दो। ये जो जिसने डबल बार प्रसाद लिया वो एचसीएफ होता है, जिसने डबल बार प्रसाद लिया वो 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो एचसीएफ कितना आ गया मैं भैया 12। अथवा दिया, हमें तो पूरे प्रश्न हल करना है। अब ये पेपर तो हो गया, अब इसका मतलब जितने भी प्रश्न आपके पास है इन सबको हल कर लो, अथवा वाले भी कर लो, ठीक है।
और जितने भी स्कूल हैं सभी के पेपर को हल कर लो, है ना। अब ये देखिएगा संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए। प्रश्न है कि 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n कोई मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर क्या समाप्त हो सकता है, वो बोल रहा है। और n बोला है एक प्राकृत संख्या है, तो हमने ये तो समझ में आ गया कि ये नहीं हो सकता, हम सीधे लिख देते हैं। और एक्चुअली में मतलब क्या होता है ये समझ में आया। n एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो गिनने के काम आती है। अर्थात 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक ये सब क्या है, प्राकृत संख्या। करेक्ट है। उन्होंने बोला कि यदि मैं n की जगह पे प्राकृत संख्याओं को रखता हूं तो क्या ये 0 पर समाप्त होगा, या यूं माने तो आप इसको यूं समझो, क्या इकाई का अंक क्या 0 आएगा, ये आपको समझना है। तो 4 की पावर मान लीजिए मैं 1 रखता हूं, तो देयरफॉर आंसर 4 हो गया। 4 की पावर n मतलब कौन सा रखता हूं, 2 रखता हूं, तो 4 गुणित 4, 4 चुक कितना है 16, आखिरी में किस पर समाप्त हुआ, 6 पर। आगे लिखता हूं 4 की पावर 3, तो 4 चुक 16, 16 चुक 64, आखिरी में कितना है 64, आखिरी में क्या गया 4। इसके तरीके से हम 4 की पावर मतलब आगे भी आप 4 की घात 3 का मतलब 4 के 12 नहीं होगा, इसका मतलब ऐसा होता है 4 गुना 4 गुना 4, 4 चुक 16, 16 चुक 64, ठीक है ना। अब इसी तरीके से क्यूब हो, ये 4 की घात 4 हो, तो इसका मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चुक 16, 16 चुक 64, फिर 64 गुणित 4, जो भी कुछ आएगा और आखिरी में 6 आएगा, क्या जाएगा 6। तो हमारी जो संख्या है वो 4 या 6 पर समाप्त हो रही है, ना कि 0 पर। तो हम क्या लिखेंगे कि ये 4 की पावर n पर विचार हमने कर लिया है और ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस प्रश्न में, कर पाएंगे आप ऐसा प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है। अब ऐसा प्रश्न आपको ऑलरेडी जब भी प्रश्न देते है ना, इस तरीके से आपको प्रश्न दिया तो यहाँ पर ये समझ निकालना है क्या, तो इसमें एलसीएम निकालना है। आप यह सूत्र जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ये पहली संख्या का मतलब पहलवान नहीं, पहली संख्या है, क्या है बोलो, पहली संख्या। चलेगा। अब देखो एलसीएम तो निकालना है आपको, एलसीएम, और एचसीएफ का जो मान है वो कितना दिया है, 9 दे दिया, बराबर पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। एक प्रश्न उन्होंने जरूर ऐसा सरल दिया है, और अथवा में यदि कोई से भी प्रश्न आ जाते हैं तो अथवा दोनों में से आपका एक प्रश्न आपका बनना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। एलसीएम निकालना है यहाँ पर आपको 306 गुणित 657, गुणे वाली संख्या बट्टे में जाती है। बात क्लियर होगी। अब यहाँ हमने भाग लगाया, किसी को काट दो आप, या तो आप इसको काट दो, ये अपन ने काटा 9 तिया 27, 3 बज गया 36 हो गया, 9 चौके 36। अब यहाँ बचा 34 गुणित 657, गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा। बात क्लियर, गुणा तो कर ही सकते हैं आप, है ना। 34 गुणित 657 कर दो, बस यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यही तक आपको करना है। प्रश्न दिया गया है, चैप्टर 1 का प्रश्न है ये, क्या ये भाज्य संख्या है। अब भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड का मतलब सिंपल सी बात समझे कि कोई 2 संख्या का भाग उसमें जा रहा है, ठीक। और भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि 2 से अधिक संख्या का यदि उसमें भाग जा रहा है तो वो भाज्य है। करेक्ट है। तो आपको बताना क्या है भाज्य क्यों है, तो आपको पहले हल करना है इसको, कि जैसे मैं इसको हल कर रहा हूं, ठीक है 7। अब इन दोनों में या तो आप सिंपल गुणा कर सकते हैं सीधा, पर गुणा करने से आप हल करेंगे तो आपको नंबर आपको व्यवस्थित उसको फॉर्म में करना होगा। इन दोनों में 13 एलसीएम मतलब सॉरी कॉमन आ रहा है, जो दोनों जगह कॉमन का मतलब जो दोनों जगह 13 कॉमन लिया तो यहाँ से 7 गुणित 11, कॉमन का मतलब वहां से चले जाना होता है, तो 13 यहाँ से चला गया, 1 आ गया क्योंकि 13 गया यहाँ से,
प्लस 13 एकम 13। बात क्लियर? कॉमन लेना आगे समझ में। एवं इसको एवं करके आप लिख सकते हैं एवं, है ना। ये तो आपको आ गया। इन दोनों में देखो 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 हमने कॉमन ले ली, क्या बचा 7 6 इंटू 1 इंटू 4 3 2 1 प्लस 1। कॉमन मतलब वहां से वो चला गया, भाग लगाया है आपने। क्या लगाया है? भाग लगा दिया। करेक्ट है। देखिएगा यहां पर हमने 13 कॉमन ले लिया, फिर गुणा किया 11 77 77 एकम 77 प्लस 1 कितना आया? ठीक है। एवं यहां पर करने के बाद देखिएगा यहाँ ये 5 है, इसका भी गुणा कर दीजिएगा आप इसी तरीके से। सज्जन की आप अलग अलग टुकड़े में भी गुणा कर सकते हैं। सज्जन की 42 ऐसे कर दिया, और यहां तक आपको आता है एक तरफ लिख दिया। फिर यहाँ देखो 4 तिया 12 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, यहां तक आपने ऐसे गुणा कर दिया। करेक्ट है। ऐसे टुकड़े में कर दो भले। यहाँ देखो 2 एकम 2 2 तिया 6 6 चुके 24 ऐसे कर दिया। फिर सज्जन 42 ऐसे। अब गुणा वही 4 दूनी 8 4 चुके 16 2 दूनी 4 और 2 चुक 8 8 का 8 6 4 10 की 0 हासिल है 8 और 1 9 10 1000। यहाँ पर हमने 1008 और प्लस का 1, ये आपका इतना। इतनी बात क्लियर हो गई? आया इतना समझ? अब यहाँ पर 13 इंटू 77 और 1 78 एवं 5 इंटू 1009 हो गया, जोड़ दिया। अब गुणा आप करोगे वही 13 8, देखिएगा जो भी आया अपन ने कहा 13 5 65 63 78 63 91 13 8 104 का 4 हासिल 10। ठीक है ना। फिर 13 7 91 91 और 10 कितना हो चुका? 101। ये हमने लिख दिया। करेक्ट। एवं यहां पर आपने गुणा किया किस तरीके? इसमें पनम 45 कर दिया 0 5 एकम 5। अब यहां पर विशेष आपको देखना है कि दी गई संख्या भाज्य है, दी गई संख्या भाज्य है, क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड। ये कैसे पता चला कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड? देखिएगा कोई सी भी सम संख्या, ये सम संख्या है, तो सम संख्या 2 को छोड़कर से सभी संख्याएं भाज्य है। देखिएगा अभाज्य, पहले तो इसको हटा दो, अभाज्य किसे कहते हैं? जैसे अभाज्य संख्या जिसके दो गुणनखंड 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सब क्या है? अभाज्य। क्या है बोलो? तो भाज्य की डेफिनेशन क्या है कि एक एवं अभाज्य संख्या को छोड़कर शेष सभी संख्या भाज्य कहलाती है। शेष सभी संख्या भाज्य कहलाती है। तो आपका प्रश्न आता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो आप लिखोगे, देखो मैंने क्या लिखा है प्रश्न, एक एवं अभाज्य संख्या। एक तो हटी गया, 1 2 3, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4। अब मैं सम संख्या की बात करूं तो सम संख्या 2 4 6 8 ये है। अब यदि मैं 2 को हटा दूं, किसको हटा दूं? तो बाकी सब सभी संख्याएं भाज्य है। बोलो क्या आ गई? अब इसी हिसाब से ये तो भाज्य हो चुका। अब इसमें भी देखो, एक तो 1 का जा रहा है, किसका जा रहा है? 1 का, और एक 5 का जा रहा है क्योंकि आखिरी में 5 है, और एक 5045 का तो जाएगा ही जाएगा, कोई का जाए नहीं जाए। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। वो भाज्य संख्या की क्या परिभाषा है? यदि 2 से अधिक गुणनखंड है, किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है तो वो भाज्य संख्या है, इसलिए ये संख्या भाज्य है। क्या क्वेश्चन समझ आया? एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा और एक बार बिना देखे आप भी इसको करें। इसको कॉन्सेप्ट को जरूर आपको समझना, रटना नहीं है कि क्यों भाज्य क्यों नहीं है। ठीक है, नोट डाउन। x² - 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिएगा। तो ये तो आप देखो, आप t² - 15 था, अब आपको x² कर दिया, नहीं तो अपन रट ले गए, दिमाग खराब किए तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा अपन। तो वही है x² और इसको हमने लिख दिया √15 क्योंकि हम जानते हैं सूत्र है a² - b² हो गया a + b और a - b, याद है ना?
अब यहाँ इसको दो बार लिख देंगे x प्लस रूट 15 और x माइनस रूट 15, ठीक है। अब या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, x प्लस रूट 15 बराबर 0, शून्यांक निकालने के लिए दोनों में से किसी एक के बराबर 0, रूट का 15 इधर गया तो बोलो माइनस का रूट का 15 हो गया, एवं इसी तरीके से इसका हो जाएगा x माइनस रूट 15 बराबर 0, माइनस का इधर गया तो ये प्लस का हो गया। तो आपका जो आंसर आया, कभी आपका ऑब्जेक्टिव में भी आए तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15 इसका आंसर है, एक तो प्लस में और एक माइनस में। क्या क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया? अब इसका जो अथवा दिया है, अथवा क्या दिया गया है, इस प्रश्न को ध्यान से देखो कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना दिया 4, शून्यांकों का जो योग दिया वो 4 दे दिया, एवं गुणनफल, जो गुणनफल दिया है वो आपको 1 दिया है। वो बहुपद याद करना, द्विघात बहुपद। तो बहुपद का जो सूत्र होता है द्विघात बहुपद का, वो एक ही होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स और शून्यांकों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्लियर, अल्फा प्लस बीटा मतलब ये कितना होगा 4 और ये आ गया एक्स प्लस गुणनफल कितना आ गया 1। बस यही क्या हो चुका है इसका आंसर। सबसे सामान्य सवाल 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, है ना भैया। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, एक एक करते चले। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के, अब यहाँ पर नहीं तो अपन क्या देखा नहीं क्वेश्चन और उसको हल करना शुरू कर दिया, तो अपन ने पूरा हल कर दिया, पता चला उसके पूरे शून्यांक निकाल दिए, ठीक। अब उनने पूछा क्या, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक का गुणनफल क्या चाहिए आपको, गुणनफल जानते अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। गुणनफल क्या होता है सी बटा ए। प्रश्नों को जरूर पढ़ना है, यहाँ टुकड़े में प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर यदि हम तुलना करें तो ए बराबर 1 आ जाएगा और बी बराबर माइनस 2 आएगा और सी बराबर माइनस 1। इतनी बात आगे समझ में, ए बराबर 1 बी बराबर माइनस 2 सी बराबर माइनस, अल्फा इंटू बीटा सी बटे, सी मतलब माइनस 8 और ए का मान 1 है तो 1 को लिखते नहीं है, अर्थात आंसर माइनस 8 आ गया और यही क्या होगा इसका आंसर। क्या क्वेश्चन समझ आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो अथवा है, अब उन्होंने सिंपल ही दे दिया है, उन्होंने एक प्रश्न थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया उन्होंने। इसका जो अथवा जो प्रश्न दिया गया है वो दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के शून्यांकों का गुणनफल यदि 10 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो उन्होंने बोल दिया है कि गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल उन्होंने कितना दे दिया 10, गुणनफल कितना दे दिया, मतलब ये वाली वैल्यू ने डायरेक्टली 10 दे दी। हम जानते हैं कि a बराबर तो 1 आ गया, b बराबर 7 और c बराबर के। हम जानते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल है ना, बराबर ये अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है। समझ पा रहे? अब ये दोनों, उनने ये नहीं बोला अल्फा का मान क्या बीटा का मान क्या, उनने बोल दिया कि गुणनफल 10 है। गुणनफल कितना दे दिया? देखिए जो क्वेश्चन है आपके बुक में ऐसा लगता है कि आपने इनको अभी तक नहीं किया है, पर ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप उनको आराम से कर सकते हैं। प्रोसेस वही रहेगी कि जो गुणनफल है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान 10 दे दिया, सी का मान यहाँ पर के दिया है और ए का मान यहाँ पर 1 दिया है। देखो रख दिया अपन, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया उन्होंने 10, गुणनफल दे दिया। मतलब गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसको गुणनफल बोलते हैं, ठीक है ना। गुणा करने पर अल्फा इंटू बीटा का जो गुणा किया उन्होंने 10 दे दिया है, बराबर सी बटे, अर्थात सी का वैल्यू है के और बटे ए। तो के बराबर कितना आ गया 10। ये इसका अथवा आराम से, ये 2 नंबर में या तो ये कर सकते थे या ये कर सकते हैं, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। स्थिति के लिए रेखिक समीकरण बनाना है मात्र, क्या बनाना है भैया, रेखिक समीकरण युग्म बनाना है, यानी उनका पेयर बनाना है। युग्म बनाइए, मतलब 2 नंबर में पूछा है, नहीं तो अपन ने प्रश्न देखा और कोशिश बावल हो गई, ये तो अपना वाला प्रश्न आ गया और दीदी 32 में पूरा का पूरा x और y का मान निकालते हैं, विलोपन से कुछ भी नहीं करना है सर। उनने बोला है बस केवल आपको युग्म बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि 2 संख्या का अंतर 26 है। अब माना की संख्या है, अपन ने लिया माना की संख्या
x एवं y है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि दो संख्या का अंतर 26 है, तो x माइनस y बराबर 26, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब दूसरा क्या बोल रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब x, एक संख्या दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्लियर है? अब इसको या करके हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 3y, ये 3y इधर माइनस हो गया, बराबर 0, समीकरण नंबर 2। भाई इतना सा लिखने का आपको 2 नंबर मिल रहा है। क्या बात समझ में आई? इसको हल नहीं करना भाई साहब, क्या नहीं करना है? हल नहीं करना है। इसके अथवा में क्या प्रश्न दिया है वो भी देखिएगा। अथवा में आपको दिया गया है दो चरों वाले रेखिक समीकरण का युग्म का एक उदाहरण दीजिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखा हो। देखोगा एक उदाहरण का बोला उन्होंने, क्या बोला है कि रेखिक समीकरण होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रेखिक समीकरण। साथ में रेखा कैसी होनी चाहिए? समांतर। कैसी हो? समांतर रेखा के लिए आप जानते समांतर रेखा मतलब जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। ऐसी रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। साथ ही कैसा स्टेटमेंट होता है? a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यही है। तो इसके लिए हम और मन से हम कोई सी भी समीकरण ले सकते हैं। उन्होंने बोला अपने मन से एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो देखो x प्लस 2y बराबर 4 अपन ने लिख दिया, मन से लिख दी, कोई सब जो आपको मन लगे उसको कोई सा समीकरण लिख दिया। x प्लस 2y बराबर 4। अब आप जानते हैं कि 2 मिलना चाहिए, तीसरा नहीं मिलना चाहिए, तो क्या लिखा हमने यहाँ पे? देखो 2x प्लस 4y बराबर 5। देखो अब यहाँ बट तुलना करेंगे तो a1 अपान a2 1/2 जाएगा, b1 अपान b2 2 दूनी 4 1/2 जाएगा। ये मिल रहा है क्या? 4/5। ये 4/5, तो देखो 2 तो मिल रहा है पर तीसरा नहीं मिल रहा है, तो ये इस समांतर रेखा को प्रदर्शित करेगा। तो आप कोई भी मन से एक उदाहरण दे सकते हैं। जरूरी मैंने ये लिखा, आपको जो उचित लगे आपकी किताब के ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं आप, कि जो समांतर रेखा को प्रदर्शित करना चाहिए, समांतर रेखा का कथन आपको याद होना चाहिए कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। कोई दिक्कत कोई परेशानी? निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समांतर पर करती है कि संपाती, मतलब आपको रेखा बताना है। क्या बताना है? तो इसको अंधा भी बता देगा। 9 दूनी 18 1/2, 3 दूनी 6 1/2, 12 दूनी 24 1/2। जब तीनों बराबर हो तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो तो रेखाएं संपाती होगी। और यदि संपाती रेखा है तो आप जानते हैं कि निकाय के अनेक हल होंगे। कुछ भी पूछ सकते, अब यहाँ पूछ लेंगे अगली बार निकाय का किस प्रकार का हल होगा, तो आप लिख देंगे अनंत होंगे। तो रेखा कैसी होगी? संपाती रेखा प्रदर्शित करेगा। कोई दिक्कत कोई नहीं। दूसरा, इसके अथवा में आपको दिया गया है कि देखिएगा इसके अथवा में कितनी बड़ी प्रश्न दे दिया हमने, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अथवा में क्या दे दिया कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x माइनस वाई बराबर 4। बताओ प्रतिस्थापन इससे बड़ी पड़ेगी संपत्ति रेखा? ठीक है, तो आपको इसको ही करना है। प्रतिस्थापन विधि आप जानते हैं, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक, वही यहां से x का मान, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि स्थापित करना, एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह पे रखना। समीकरण 1 क्या है? x, ये y इधर गया 14 माइनस y। समीकरण नंबर 3, इसका मान उठा के कायम पटक देंगे। इस क्लियर? तो यहाँ पर x का मान और y का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये प्रश्न लगभग सबसे सरल प्रश्न, पहले ही प्रश्न दे दिया उन्होंने, सबसे सरल दे दिया, कहीं का और होता चलो हम उसको करते। चलो अब अगला जो क्वेश्चन दिया बार बार आपको दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया? 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना 2 नंबर में दे दिया है और ऊपर लिखा निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। केवल आपको गणितीय रूप में लिखना है। समझ पा रहे हैं? अब दो धनात्मक पूर्णांक क्रमागत दिया तो एक को x मान लिया, दूसरे को x प्लस 1 मान लिया। एक तो धनात्मक, एक x प्लस 1। धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब x इंटू x प्लस 1 बराबर 306। ये समीकरण उन्होंने क्या कहा कि आपको गणितीय रूप में लिखना है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना नहीं। यदि हल कर दो तो अच्छी बात, पर 2 नंबर है, 2 नंबर में बड़ा प्रश्न आ ही नहीं सकता है।
ठीक, आपसे क्या बोला हमने कि गणित के रूप में इनको व्यक्त करना है। चलो x का गुणा कर दो, x स्क्वायर प्लस इसमें किया x बराबर 306, 306 इधर आया तो माइनस का हो गया 306 बराबर 0। ये हो गया आपका गणितीय रूप, द्विघात समीकरण के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो आगे आप बोला जांच कीजिए, इसका अथवा क्या है? जांच। जांच क्या करना है? x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1 द्विघात समीकरण है या नहीं? 4.1 का प्रश्न है। a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र यहां पर लगाना है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a मतलब ये स्क्वायर, b मतलब 2 प्लस 3ax b का वर्ग। आप 2-3 बार करोगे सवाल आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा, सवाल आ जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पर बराबर ये इधर का हल हुआ है भाई साहब, 2x का इसमें गुणा किया तो 2 इंटू x के घात यहाँ 2 यहाँ 1 है तो 2 रे कितनी आ चुकी? 3, फिर इसमें गुणा कर दिया माइनस का 2x। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब देखो ये जो भी आएगा देखिएगा, x क्यूब 2 का क्यूब यहाँ 8 हो गया, 3 दूनी 6 x स्क्वायर, फिर यहाँ 2 दूनी 4, 4 तिया 12x और यहाँ पर 2x का क्यूब और ये माइनस का 2x। ठीक, अब यहाँ पर हुआ क्या? यदि ये 2x इधर जाए या इधर जाए तो 2 में से 1 जाएगा तो x क्यूब बच जाएगा और द्विघात समीकरण ये नहीं होगा। क्यों? किसकी घात कितनी यहाँ पर? 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखना? दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं। इसको हल करने के बाद हल कैसे करेंगे? ये x क्यूब इधर चला जाएगा, पूरे को उधर ले ही जाओ, ठीक, फिर घात 2, घातों को घटते क्रम में लिखना है, पहले घात 3 फिर 2 फिर 1 फिर 1, तो ये 2x ये बच जाएगा आपका x क्यूब इधर गया, फिर देखो x स्क्वायर इधर जाएगा, 6x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 6x स्क्वायर, फिर 12 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 12 और 2 कितने हो गए? 14x हो गया, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, फिर 8 ये इधर है और इधर कुछ है क्या? नहीं, 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है? नहीं, क्योंकि त्रिघात समीकरण। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? तो ये आज के लिए इतना सफिशिएंट है इस लेक्चर